हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल्स को। और उससे पहले एक आपको डिस्क्लेमर कि ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करी जा रही है। और इस चैनल का पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना है, नॉलेज देना है। आपको स्टॉक रिकमेंड करने का हमारा पर्पस नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। आपको जो भी करना है, लेना है नहीं लेना है, वो आपने अपने सूझबूझ से करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कहने से करना है। मेरे कहने से सिर्फ आपको देखना है, सीखना है। चलिए हम शुरू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल्स। ठीक है, इनका रिजल्ट आया था कल। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अपडेट भी हो गया है। तो हम शुरू करते हैं, पहले इनका देख लेते हैं कि मार्केट कैप कितनी है इसकी। मार्केट कैप है 7,52,479 करोड़। ठीक है। प्राइस टू बुक है इनका 1.81। तो क्योंकि ये पीएसयू है तो प्राइस टू बुक के हिसाब से ये ठीक है। और एक बार हम देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक क्या है। तो हम यहाँ पे जाके, जैसे भी मैं गया यहाँ पर, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो प्राइस टू बुक आप देख रहे हैं कि जो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.5 के आसपास रहती है और इस वक्त 1.8 है। ये 5 साल की मीडियन है। अगर हम एक साल का चेक करें तो 1.9 है, 1.8 है और मीडियन भी इतना ही रहता है। तो ये अपनी मीडियन के आसपास ही है। तो इसके साथ हम लोग अब चेक करते हैं कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स में जाके कि ये क्या इनके फाइनेंशियल्स कैसे रहे, इंडिकेटर्स कैसे रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस टू बुक लिख देते हैं 1.81, जैसे कि हमने चेक किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके एनपीए कैसे रहे। एनपीए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक के लिए। और नेट एनपीए इनका यहाँ पे मेंशन्ड है। हम इसको परसेंटेज टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। एनपीए के परसेंटेज ये रहे 2.13%। तो ग्रॉस एनपीए इनका 2.13% का आया है। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। और नेट एनपीए है इनका 0.53%। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं कि एनपीए का ट्रेंड क्या रहा है। कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा इन्होंने इसको। जी हाँ, यहाँ पे करा है। नेट एनपीए में 11 बेसिस पॉइंट्स की डिक्लाइन आया है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले साल से के मुकाबले, यानी ईयर ऑन ईयर इसका 11 बेसिस पॉइंट एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है। ठीक है, नेट एनपीए ये होगी बात। अब हम देखते हैं कि एयूएम ग्रोथ या एडवांसेस ग्रोथ कितना हुआ है इनका। तो हम एक बार देख लेते हैं एडवांसेस ग्रोथ। खैर यहाँ पे इन्होंने इसी में ही लिख रखा है तो हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस एडवांसेस इनके बढ़े हैं 14.93% ईयर ऑन ईयर। और इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल डिपॉजिट्स बढ़े हैं वो 9.13% बढ़े हैं। यानी लोन बढ़ने की जो रेट रही है वो ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट बढ़ने की रेट। और लोन बढ़ाना बैंक्स के लिए या एनबीएफसी के लिए मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो लोन बढ़ाना इज नॉट एन इशू। लेकिन अगर लोन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा डिपॉजिट्स के मुकाबले तो बैंक को थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वो पैसा लाएगा कहाँ से। अगर 14.93% से इनका एडवांसेस बढ़ेंगे और डिपॉजिट सिर्फ 9.13% से बढ़ेंगे, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, उसको ब्रिज करने के लिए बैंक को फिर या तो इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी या इनको अपना डेट लेना पड़ेगा बॉन्ड्स के जरिए या किसी और तरीके से क्यूआईपी करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है अगर ग्रॉस एडवांसेस ज्यादा रहे तो डिपॉजिट के मुकाबले। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एयूएम ग्रोथ कितना आया है। ईयर ऑन ईयर आया है हमारा 14.93%। ठीक है। और क्यू ओ क्यू तो इन्होंने शायद दिया नहीं है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्यू ओ क्यू एडवांसेस लिख के देखते हैं हम लोग। एडवांसेस में डोमेस्टिक एडवांसेस, अब इन्होंने यहाँ पे इनका वो बताया है कि क्रेडिट ग्रोथ कैसे कैसे हुआ है। तो उसको भी हम देखते हैं एक बार चल के। टोटल डोमेस्टिक एडवांसेस, ग्रॉस एडवांसेस 11.56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। ये इनका इंटरनेशनल बैंकिंग का सेगमेंट आ गया। चलिए ठीक है, इन्होंने नहीं दिया इसका, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं एक बारी। नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई है इनकी। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का इन्होंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट में, अच्छा इसी में ही इन्होंने ये भी दे रखा है 27.92% बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। और जो कि एक ठीक ठाक फिगर है 27.92%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लेते हैं एक बारी हम। नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन
ये रहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनका। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका घटा है, हम ये देख पा रहे हैं 3.14%, और उसका रीजन भी हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि रेपो रेट ऊंचा होने की वजह से बैंक्स जो है वो अपने मतलब डिपॉजिटर्स को जिस रेट पे दे रहे हैं और जिस रेट पे लोन दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उसकी वजह से डिपॉजिट के रेट ऊंचे होने की वजह से उनके मार्जिन थोड़े घट गए हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि 15 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.15% घटे हैं। तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है। कॉस्ट ऑफ फंड्स है हमारा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं कि बड़े हैं, इनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अपने डिपॉजिटर्स को ऊंचे रेट्स की वजह से। 5% से 5.03% हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गए हैं हमारे 5.03%। ठीक है, तो यानी कि ये आपका 3 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं, तो हम 0.03 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़े हैं, रादर 0.03 परसेंटेज पॉइंट्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं परसेंटेज पॉइंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट टू इनकम क्या है रहा इनका। कॉस्ट टू इनकम देख सकते हैं आपकी कम हो गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। 48.94% हुआ इनका कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम घटने का मतलब है कि हर 100 रुपए कमाने के लिए इनकम के फॉर्म में कितने इनको पैसे जेब से लगाने पड़ रहे हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि FY24 में 55.66 लग रहे थे, और अभी H1 FY25 में 48.94 इनको स्पेंड करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी दे रखा है, ये इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है। यहाँ पे बेटर हुआ है, कॉस्ट टू इनकम घटा है। तो आप देख सकते हैं कि Q2 वर्सेस Q2 इस साल का, पिछले साल का Q2 वर्सेस इस साल के Q2 में आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी गिरावट आई है। यहाँ पे Q2 FY25 ओवर Q2 FY24 1288 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 12.88% इनका ये अच्छा हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कॉस्ट टू इनकम इनका, कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कितना हुआ है इनका। कॉस्ट टू इनकम इज 48.51%। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लोन मिक्स क्या है इनका। लोन मिक्स के नाम से नहीं है, लोन के नाम से देख लेते हैं कि लोन के नाम से है कुछ। लोन ये रिटेल पर्सनल बैंकिंग में है। इसमें आप देख सकते हैं कि होम लोन्स इनके जो हैं वो सबसे ज़्यादा नहीं, गोल्ड लोन सबसे तेज़ी से बढ़े हैं, 28.32% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। देन उसके बाद इनके बढ़े हैं अदर पी सेगमेंट लोन्स, देन उसके बाद होम लोन्स बढ़े हैं, फिर ऑटो लोन्स और एक्सप्रेस क्रेडिट सबसे कम रेट से बढ़े हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने लोन बुक के बारे में दिखाया है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ पे दिखा रखा है, डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है इनका, कॉर्पोरेट रेटिंग मिक्स, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया है। अब हम देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे लोन दिए हैं। तो ये सेक्टर्स लिखे हुए हैं, सेक्टर्स में आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने लोन दिया 12.05% दिया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने लोन जो दे रखा है वो होम लोन्स में दे रखा है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि ये 22.93% है इनकी टोटल लोन बुक का। देन उसके बाद इनका अदर रिटेल लोन्स हैं इनके, इसके बाद इनके ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बीच में सर्विसेज भी हैं। तो इन्होंने इस तरीके से दिया है। और ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस में आई है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम देख सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर में आई है 24.7 की, और उससे भी ज़्यादा पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स में 36.56% की ग्रोथ आई है। तो ये हो गया। अब इनका हम देख लेते हैं कि ROA और ROE फिगर्स क्या हैं। ROA फिगर्स, और ये भी आप देख सकते हैं कि ब्रेकअप ऑफ लोन पोर्टफोलियो क्या है इनका, कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन सी कंट्री में इन्होंने लोन दिए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं USA, हांगकांग, ये देख सकते हैं गिफ्ट सिटी, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पे इन्होंने लोन्स दिए हैं। अब हम एक बार ROA देख लेते हैं। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स, ये हाफ ईयर का दे रखा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर भी है क्या इनके पास। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, हाँ यहाँ पे लिखा है
ROA है यहाँ पर इनका Q2 के लिए 1.17, तो 1.17% है। और ROE भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नहीं ROE यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ, Q1 का था 20.98, तो इसका मेंशन क्यों नहीं किया इन्होंने, उसके बारे में तो नहीं कह सकते। एक बार हम ऊपर देख लेते हैं, कहीं और मेंशन तो नहीं किया। ये हाफ ईयर का दे रखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर का नहीं दे रखा। यहाँ पर इन्होंने नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिया है ROE। और एक बार देख लेते हैं, पूरा 19 है, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि इन्होंने नहीं दे रखा, ये हाफ ईयर का दिया हुआ इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ तो गए हैं कि लगभग इसके आसपास ही होगी। एक बार हम इनकी जो ये स्क्रीनर पर ROE दिखा रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये 17.3 का दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। और अब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, लेवरेज। लेवरेज देख सकते हैं ROE बाय ROA। तो एक बारी मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और 17.3 डिवाइडेड बाय 1.17, तो ये 14.7 का आपको लेवरेज फिगर आ रहा है। ये काफ़ी बड़ा फिगर है 14.7, और डेट टू इक्विटी इनका हो गया इस तरीके से 13.7 का। तो ठीक है, ठीक ठाक है इनका, जो रिजल्ट आया है ठीक ठाक रहा। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।